तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के नए एपिसोड को, जो कि एपिसोड नंबर 11। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक के सारे एपिसोड देख के रखे हुए होंगे, और अगर नहीं देखे तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमारे चैनल पे जो बाकी एक्सप्लेनेशन है उनको देखकर वापस आ सकते हैं। और आज का एपिसोड जो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इस कारण से हम चलते हैं हमारे मेन वीडियो के अंदर बिना वक्त ज़ाया करे इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 11 की शुरुआत के अंदर में दिखाया जाता है कि जो तांजीरो है वो फॉलो कर रहा होता है उस छोटे से डीमन को, और उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। और डीमन भागता हुआ जा रहा होता है। जब तांजी उसको फॉलो करता है तो उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि जितने भी डीमंस हैं वो इतने ज़्यादा ट्विस्टेड हैं कि वो ह्यूमंस को कुछ समझते ही नहीं है। और इस सब के बावजूद भी जो हम ह्यूमंस हैं उनको सफ़र करना पड़ता है, चाहे हम कितना भी फाइट बैक कर लें। तांजीरो के मन में वही डीमन के मूवमेंट चल रहे होते हैं जहाँ पर डीमंस जो हैं वो ह्यूमंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हें हम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था। अब इसके बाद में दिखाया जाता है कि जो गेनिया और नेजुको हैं वो भी उस डीमन को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और गेनिया यहाँ तक कि पूरा का पूरा एक पेड़ उखाड़ के फेंक देता है उसके ऊपर। अब जब नेजुको उसको मारने ही वाली होती है तो जो डीमन होता है वहाँ से बच के निकल जाता है। वो दोनों पूरी ताकत से उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उनके पीछे पीछे तांजीरो भी आता है, लेकिन तांजीरो के पैर में चोट लगे होने के कारण वो ठीक से भाग नहीं पा रहा होता है। पर यहाँ पर उसको ज़ेनित्सु की एक बात याद आती है जहाँ पर वो उसको सिखा रहा होता है थंडर ब्रीदिंग के बारे में, कि थंडर ब्रीदिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो उनके पैर होते हैं। और उसके जो मास्टर थे उनने उसको यही सिखाया था सिर्फ कि जितने भी पैर के मसल्स है, वेन्स है, जितना भी कंपोनेंट है पैर के, अगर अपना पूरा का पूरा फोकस उनके ऊपर दें और जितनी भी ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर आ रही है उसको पूरे का पूरा पैरों की तरफ डायरेक्ट कर दें, तो हम इतना फास्ट मूव कर सकते हैं और इजीली अटैक कर सकते हैं। तांजीरो उसी को फॉलो करता है और थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है पहली बार। तांजीरो की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो 1 सेकंड के अंदर ही डीमन के पास पहुंच जाता है। उसे गर्दन को स्लैश करने के लिए वो यूज़ करता है हिरोकामी कागुरा। और ये सारे अटैक जो होते हैं तांजीरो के वो काम भी कर रहे होते हैं और गर्दन कटने लग जाती है। तांजीरो पूरा का पूरा फोकस जो होता है बस यही होता है कि मुझे डीमन की गर्दन को काटना है, मुझे डीमन की गर्दन को काटना है। बट जो डीमन होता है पीछे घूमता है अपने रोती हुई शक्ल को लेके और एकदम से बड़ा हो जाता है, तांजीरो को पकड़ लेता है और बोलता है तुम किसी वीक को किस तरीके से बुली कर सकते हो। उस डीमन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि जो तांजीरो का सर होता है वो क्रश होने लग जाता है। तभी वहाँ पर गेनिया पहुँचता है और उस डीमन की ग्रिप को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वहाँ पे पहुँचते नेजुको, जो कि अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करके एक फायर को जनरेट करती है जिससे डीमन जलने लग जाता है। अब जो अपना गेनिया होता है उसने डीमन का फ्लैश खाया हुआ होता है, तो उसके अंदर डीमन की एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिस कारण से जो अपना गेनिया है वो भी जलने लग जाता है। इसी का फ़ायदा उठा के जो तांजीरो है अपने स्वॉर्ड से गर्दन को फिर से कट करने लग जाता है। बट डीमन ऐसा होने नहीं देता है और तांजीरो को अपने साथ में पीछे खींचते हुए लेके जाता है और खाई में कूद जाता है। ये देखने के बाद में जो अपनी नेजुको होती है वो भी पीछे पीछे कूद जाती है। अब नीचे गिरने के बाद में तांजीरो तो दिखाई नहीं देता है, डीमन के हाथ अलग हो जाते हैं और जो अपना गेनिया होता है वो शायद से फायर के कारण नॉर्मल हो चुका होता है और नेजुको वहीं पर पड़ी हुई होती है। जो अपना डीमन होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि क्योंकि उसका जो अदर फॉर्म है पूरी की पूरी एनर्जी खींचता जा रहा है, इस कारण से इस वाले जो फॉर्म है यानी कि छोटा वाला जो फॉर्म था उसका डीमन का वो ठीक से रिजनरेट नहीं कर पा रहा है। अब जो डीमन होता है वो हील करने के लिए ह्यूमंस को ढूंढता है और वो बोलता है कि इससे पहले कि तांजीरो बाकी के लोग उठ पाए उसको ह्यूमंस को ढूंढना होगा। और तभी उसको वहाँ पर विलेजर्स दिखाई देते हैं और उनको खाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी हमें तांजीरो की आवाज़ सुनाई देती है जो कि पेड़ पर लटका हुआ होता है। और तांजीरो वहाँ से बोल रहा होता है कि हिम्मत भी मत करें उनको खाने की। तांजीरो की धमकी सुन के उसको गुस्सा तो आता है कि ये इसकी हिम्मत कैसी है मुझे धमकी देने की, बट वो किसी भी हालत में नहीं होता लड़ाई करने, जिस कारण से वो विलेजर की साइड में आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखने के बाद में तांजीरो स्ट्रगल करके जैसे जैसे नीचे गिरता है, नेजुको को एक बार देखता है और तभी वहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि उसके अंदर कोई हथियार तो है ही नहीं। जिसके बाद में वहाँ पर मोइचिरो की एंट्री होती है, वो एक स्वॉर्ड फेंक के देता है और तभी वहाँ पर जो हागा नेजुका होता है वो बताता है कि ये स्वॉर्ड अभी से फेज़ 1 की शार्पनिंग पे जा चुकी है, इसका मतलब अभी स्वॉर्ड कंप्लीट नहीं हुई है तो उसको यूज़ मत करना। बट मोइचिरो उसको बोलता है तुम आखिरी होप हो, तुम्हें जाके उसको हराना ही होगा। और जो तांजीरो होता है वो भी बड़ी इजी स्वॉर्ड को उठाता है, अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को फोकस करता है अपने पैरों के अंदर और फिर से थंडर ब्रीदिंग का यूज़ करता है। थंडर ब्रीदिंग का यूज़ करने के बावजूद उसके अंदर से फ्लेम्स निकल रही होती है बिल्कुल हिरोकामी कागुरा जैसी, जिस कारण से वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है अपने डीमन के पास में और उसी गर्दन को कट करना शुरू कर देता है। डीमन की गर्दन कट हो जाती है, लेकिन तभी तांजीरो रियलाइज़ करता है कि यहाँ पे सनराइज होने वाला है, जिसका मतलब है जो नेजुको है वो काफ़ी बड़े खतरे में है और वो नेजुको की तरफ भागते हुए जाता है। अब इसके बाद में नेजुको भी इसके साइड में भागते हुए आ रही होती है और तांजीरो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि इस साइड में खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा है। बट नेजुको जो होती है वो बिना रोके उसके साइड में बढ़ती हुई जा रही होती है और बोलती रह जाती है कि पीछे तो देखो, पीछे तो देखो।
लेकिन तांजीरो जैसे ही पीछे घूम के देखता है तो जो अपना डीमन होता है मरा हुआ नहीं होता है और वो अभी भी लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। सनराइज के कारण डीमन की बॉडी भी जल रही होती है और जो नेजुको होती है वो भी जलने लग जाती है। तांजीरो अब जैसे तैसे नेजुको को कवर करता है और उसको बोलता है कि तुम अपनी बॉडी को श्रिंक कर लो। अब इस पोजीशन के अंदर तांजीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन के अंदर होता है, क्योंकि जो मोइचिरो है वो बेहोश हो चुका है, गेन्या नीचे नहीं आ पा रहा है, नेजुको जलने लग गई है और विलेजर्स खतरे के अंदर है। तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो विलेजर्स को बचाए या अपनी बहन को बचाए। काफ़ी देर तक सोचने के बाद में वो जब डिसीजन नहीं ले पाता है, जो अपनी नेजुको होती है उसको किक मार के हवा में उड़ा देती है और खुद जलने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं सीज़न 1 से लेके अभी तक के जितने भी नेजुको के प्यारे मोमेंट थे और जितने भी खतरनाक मोमेंट थे जहाँ पर उसने अपनी जान को दांव पे लगा के सब लोगों को बचाया था, उन सभी मोमेंट्स को दिखाया जाता है। अब इसके बाद में तांजीरो जब लैंड करता है तब उसको रियलाइज़ हो चुका होता है कि नेजुको तो नहीं बच सकती है। अब तांजीरो को ये भी रियलाइज़ हो चुका होता है कि जो डीमन को उसने मारा था वो डीमन की टंग के ऊपर फियर की जगह कुछ और लिखा हुआ था, बट जो अपना मेन बॉडी वाला डीमन था जिसकी ओरिजिनल बॉडी थी उसकी टंग के ऊपर फियर लिखा हुआ है। अब वो उस डीमन के साइड में भागते हुए जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि वो डीमन ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया होगा और अपने जो स्मेलिंग सेंस उसका यूज़ करके डीमन की बॉडी का पता लगाता है। जब अपने सेंस का यूज़ करता है तब उसको पता चलता है कि जो डीमन है वो अपनी बड़ी बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है, उसके हार्ट वाले रीजन के अंदर, और वो भागते हुए जाता है। अब जो डीमन होता है उसने विलेजर को पकड़ लिया होता है, बट तांजीरो टाइम पे पहुंच जाता है और उसके हाथों को कट कर देता है और उसके बाद में उसके चेस्ट को कट करके छोटे वाले डीमन को भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद में जो अपना छोटा वाला डीमन होता है उसकी जो लाइफ होती है उसके आंखों के सामने फ्लैश करती है कि किस तरीके से उसने जब वो ह्यूमन था उस समय पर चोरियाँ करी थी और उसके बाद में मर्डर भी करे थे और उसको जब सज़ा मिली थी कि उसको मार दिया जाएगा तभी किसी ने उसको डीमन में बदल दिया था। जिसके बाद में वो बदला लेने के लिए जाता है और जिस बंदे ने उसको सज़ा दी थी वही बंदा उसको वापस से बोलता है कि तुमने जितनी भी लाइफ जी है अपनी अभी तक की और जितनी भी गलतियाँ तुमने करी हैं उसका तुम्हें एक न एक दिन तो भुगतना ही पड़ेगा। पर शायद से वो दिन आज है, ये सोच के वो डीमन ये रियलाइज़ करता है कि उसको एकदम से फ्लैशबैक आया उसकी पूरी लाइफ का। जो तांजीरो होता है उस डीमन की गर्दन को कट कर देता है और जो अपना डीमन होता है वो हार जाता है। इसके बाद में तांजीरो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर गिर के रोने लग जाता है, ये सोच के कि वो जीत तो गया बट एट व्हाट कॉस्ट। उसने नेजुको को हमेशा के लिए खो दिया और इस तरीके से खोया कि नेजुको की बॉडी भी कभी नहीं मिलेगी। इतने में थोड़ा सा कैमरा चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है विलेजर्स कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे तांजीरो को और तांजीरो जब पीछे घूमता है तो नेजुको ह्यूमन बन चुकी होती है और उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। अब नेजुको को ठीक होता हुआ देख के जो तांजीरो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका रोना फिर भी बंद नहीं होता है और बस ये बोलता है कि सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। इसके बाद में सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मित्सुरी को जो कि फाइट कर रहे थे डीमन के साथ में। ऑब्वियसली सनराइज के पहले की बात है ये, तो जो फाइट करने टाइम जब स्ट्रगल कर रही होती है मित्सुरी और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है तो वो एक समय बाद गिव अप कर देती है और रियलाइज़ कर चुकी होती है कि वो मरने वाली है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो ड्रैगन होता है वो मित्सुरी को खा जाता है, इतने में जो ड्रैगन और डीमन दोनों होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं और मित्सुरी रियलाइज़ कर चुकी होती है कि जो तांजीरो वो जीत चुका है। अब फिर से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मुजान को उसके घर के अंदर। मुजान अपने बच्चे वाले फॉर्म में होता है, उसकी जो मदर होती है वो आके पूछती है कि तुम्हें तुम्हारी बुक नहीं मिल रही है, तुमने सब कुछ रिजल्ट क्यों फेंक दिया है, क्या हुआ है, और जो भी तुम्हारी बुक नहीं मिली रिसर्च के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ उस बुक को ढूंढने में। इसके बाद में मुजान उसकी मम्मी गर्दन को उड़ा देता है। अब जो उसकी जो मेड होती है वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो चुकी होती है, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, ये क्या हो गया यहाँ पर। और जो अभी मुजान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि उसी के एक डीमन ने सनलाइट को कॉन्कर कर लिया है, इसका मतलब सनलाइट में चल पा रहा है और वो रियलाइज़ कर चुका होता है जो हान तेंगु है उसकी कुर्बानी खाली नहीं गई है। और अब जो अपना मुजान है उसको इतना सा काम करना है कि इसको नेजुको को ढूंढना है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। इसके बाद में वो एक परफेक्ट बीइंग बन जाएगा। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है मुजान के पास्ट को, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है 1000 साल पहले की बात को, जहाँ पर अपना जो मुजान है वो 19 साल का है सिर्फ और उसकी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और कोई भी उसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी एक डॉक्टर होता है वो बोलता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और तुम्हारी जान तो वैसे भी जाने वाली है, तो इसमें हमें मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना चलता है। यहाँ पे मुजान रिस्क ले रहा होता है बट उसकी जो तबीयत होती है वो ख़राब होती ही जा रही होती है और उसको इतनी जलन होती है बाकी लोगों से कि जो बाकी के लोग हैं उन सभी को मारना चाहता था वो। अब जो मुजान की तबीयत होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और दवाई का असर ऑब्वियसली नहीं हो रहा होता है। इसके गुस्से में आकर वो डॉक्टर को मार डालता है। मारने के थोड़े दिन के अंदर उसको रियलाइज़ हो चुका होता है कि दवाई का एक्चुअली असर हो रहा था और वो ठीक भी होता जा रहा था। असल में उसके जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ती जा रही थी नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा।
बट इसी के साथ साथ में उसको ये भी रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो सनलाइट के अंदर नहीं जा पा रहा है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गट फीलिंग होती है कि अगर वो सनलाइट के अंदर गया तो उसकी जान चली जाएगी। अब डॉक्टर को मारने के बाद में उसको तो ये समझ में आ चुका होता है कि जो डॉक्टर दवाई दे रहा था उसको वही रेप्लिकेट करना है और अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। बट वो चाहे जितना भी ढूंढ ले, उसको जो ब्लू स्पाइडर लिली होती है वो कहीं पे भी नहीं मिल रही होती है, और उसको एक समय पे ऐसा भी लगने लग जाता है कि क्या वो उसको उगा सकते हैं, वो कहाँ पे मिलती है, इतना क्यूरियस हो चुका होता है। अब इसी सब के बीच में उसको रियलाइज़ हो चुका होता है कि अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसको लोगों के फ्लैश को खाना पड़ेगा, लोगों के ब्लड को पीना पड़ेगा। वो लोगों को मारता जा रहा था और इसी के साथ साथ उसको दिन के समय में छुपना पड़ता था, जिस कारण से उसका जो गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था। उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अकेले ही पूरी पूरी आर्मी को मार देता था, बट इतना उसके लिए काफ़ी नहीं था और उसको दिन के समय पे चलने की इच्छा थी, जिस कारण से उसने और भी डिमंस बनाए थे ताकि वो कुछ तो कर पाएगा इस चीज़ के बारे में। अब फाइनली नेज़ुको बन चुकी है और वो सनलाइट के अंदर चल सकती है, जिस कारण से जो मुजान है उसकी लाइफ टाइम का जो गोल था वो एक तरीके से पूरा हो चुका है और उसको फाइनली बस अब नेज़ुको को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है और वो एक अल्टीमेट बीइंग बन जाएगा जो इमॉर्टल भी है, सुपर स्ट्रेंथ भी है और इसी के साथ साथ में दिन के समय पे चल भी सकता है। अब जो मित्सुरी होती है वो भागती आ रही होती है इन्हीं लोगों के पास में, और जब वो देखती है कि जो नेज़ुको है वो बोल सकती है, वो सनलाइट में भी चल सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है और खुश भी हो जाती है। खुशी खुशी में वो लोग गले लगाती है और मित्सुरी पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब तांजीरो बताता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अभी भी नेज़ुको है उसके फैंस वहीं पे हैं, इसका मतलब ह्यूमन तो नहीं बनी है, बट मुझे कन्फ्यूजन तो यही है कि ये हुआ क्या यहाँ पर। अब वहाँ पे एंट्री होती है मोइचिरो की, जो कि आके बोलता है कि तुम्हारे कारण मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिली है, और वो ऑब्वियसली अपनी मेमोरीज़ को रेफ़र कर रहा है यहाँ पर तांजीरो को ये समझ में नहीं आती है। और वहाँ पे हागा नेज़ुको भी आ जाता है, जो कि चिल्लाने लग जाता है ये बोलते हुए कि तुम्हें स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए था, और वो ये भी अज्यूम कर लेता है कि तांजीरो ने स्वॉर्ड तोड़ दी होगी, जिसके बाद में तांजीरो कुछ बोल नहीं पाता है और हागा नेज़ुको चिल्लाने लग जाता है। सारा माहौल खुशी खुशी का हो जाता है क्योंकि डीमंस भी हार चुके होते हैं, नेज़ुको भी जिंदा होती है और सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया तमायो-सान को, जो कि नेज़ुको के ब्लड के ऊपर रिसर्च कर रही होती है और उसकी जो फाइंडिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वो थैंक यू बोले जाती है तांजीरो को उस हेल्प के लिए। अब वो तांजीरो को और भी चीज़ बताती है कि नेज़ुको का ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, और नेज़ुको अपने चाइल्ड फॉर्म में यूजुअली इसलिए रहती है क्योंकि उसको अपने जो माइंडसेट है उसको एक तरीके से डायरेक्ट करना पड़ता है, उसको जो काम करना है उसके अंदर, यानी कि उसको टास्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है किसी भी चीज़ के करने के पहले। और अब शायद से वो दिन दूर नहीं होगा जहाँ पर वो सनलाइट के अंदर चल पाएगी। ऐसा लेटर लिख के वो अपने बिल्ली के थ्रू वापस से तांजीरो को भेज देती है। अब जो बाकी के लोग होते हैं और तांजीरो होता है, वो लोग पहुंच चुके होते हैं विलेज के अंदर और विलेज का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो चुका होता है। वहीं पर चीफ मिलने आता है अपने तांजीरो से और उसको बोलता है कि तुम कैसे हो और नेज़ुको कैसी है। अब इसके बाद में तांजीरो में बताता है कि जो नेज़ुको है वो थक चुकी है और सो रही होती है अपने बॉक्स के अंदर। तभी वो लोग नोटिस करते हैं जो होतारू है और वो छुप के देख रहा होता है तांजीरो, क्योंकि उसको अभी भी गुस्सा आ रहा होता है कि तांजीरो उसकी बात कैसे नहीं मानी। इसके बाद में जो अपना चीफ होता है वो उसको बोलता है कि होतारू तुम इधर पे आओ, और उसको काफ़ी चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद में होतारू का जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, बट जो अपना कोजित्सु होता है उसको गुस्सा फिर से दिला देता है अपनी बातों के थ्रू, और कोजित्सु को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखा जाता है जो डीमन स्लेयर की कॉर्प की मेंबर होती है वो आती है तांजीरो को वापस लेने के लिए, उसकी नाकों के अंदर प्लग लगाती है और उसको विलेज के बाहर ले जाती है। फिर से विलेज के बाहर जाने के बाद में उसकी पट्टी को खोलती है और देखने के लिए मिलता है हमें कि जो फैंस होते तांजीरो के वो लोग चीयर कर रहे हो, तो थैंक यू बोले तो तांजीरो को उनकी हेल्प करने के लिए और डीमन को हरा के अपने विलेज को बचाने के लिए। जिसके साथ में हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। और इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम लोग रेगुलरली कंटेंट डाल रहे हैं अभी, तो प्लीज़ डू चेकआउट। और इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। अपनी अना में ही इतना मगन में करना लूं खुद को फना में, अब दर बदर ही भटके हम, तू बड़ा बेवफा है ज़माने, खुदा जाने वो लिखता है ये जिंदगी के अफसाने। मुझे हसद क्या है किसी से अब सिखाया ही नहीं मुझे माने, क्या कम पड़ती है दुनिया दुआ देने के लिए, या मुझे ही बना दिया गम सहने के लिए। न सोचता हूँ बस सी बातें कोसता हूँ, या फिर मैं कंधों पर लादे बेवजह की बोझता हूँ।